मेरा नाम क्वेश्चन सुमेरा मेरे दो खातून है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है। हूँ। चले तो सवाल सैन ये है कि साहब। आपके सवाल और हमारे जवाब हम आपको बता दें कि आज की सीरीज़ के अलावा आज मैं कोशिश करूंगा कि तालीम के ऊपर एक वीडियो जो है हम जारी करें। आगाज़ करते हैं तालीम के ऊपर कुछ हिदायत तो मैं नहीं करूंगा, कुछ मशवरों का, कुछ ऐसे मुशाहदे जो हमने बतौर मुअल्लम और उस्ताद काफ़ी अरसे से सीखे हैं, जो हमारे सीनियर कोलीग्स हैं उनकी तरफ से जो मशवरे आते हैं या उनका जो तजर्बा है उसके पेश नज़र जो पहलू एजुकेशन के आया होते हैं, वालदैन पर जो फोकस्ड हैं या जो किताबों पर फोकस्ड हैं या पढ़ने के तरीक़ेकार पर फोकस्ड हैं और बच्चों पर जो फोकस्ड हैं, उनको हम सामने लेके आए। बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे पूछा है कि क्या तदरीस का कोई तरीका जो है ऑनलाइन शुरू किया जा सकता है। और आजकल ऑनलाइन जो है वो मैं ख़ुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्कूल की क्लासेस बंद हैं और एक बड़ा मुफस्सल सिस्टम है ऑनलाइन क्लासेस का जो फ़िलहाल कामयाबी से जारी है। आगे वाले दिनों का कुछ हमें पता नहीं है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा है। क्या आप वो कर सकते हैं? वो अभी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन देखें कि हालात क्या बनते हैं। अगर ऐसा मामला चला तो वो फिर एक सेपरेट प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आएगा। तो आज हम ये वीडियो भी जारी करेंगे और आपके सवाल भी हैं जो अब हम ले रहे हैं, तो आप पूछें और हम जवाब देते हैं। मेरा नाम मिसेस मुमताज़ कुरैशी है, मैं कराची से बोल रही हूँ। आजकल जो इमरान खान साहब जो पॉलिसी कर रहे हैं, अब यूथ फोर्स बना रहे हैं, आप मुझे बताइए, अपोजिशन के लोगों को भी कहें कि आप अपने बंदे दें और जिस जगह पर जो बंदा है आप उसके इलाके के एमएनए एमपीएस की ड्यूटी उनको कहें, उनको फंड दें कि उनके सुपरविज़न में काम हो। ये क्या तरीका है कि आप अपने पुलिस के लोगों को दे देंगे, फलां को दे देंगे, कमिश्नर को दे देंगे? एमएनए एमपीए किस लिए है, किस मर्ज की दुआ है? आखिर उन्होंने भी अपने इलाकों में जाना है ताकि लोग उनको पूछेंगे, उनकी गिरबान पकड़ेंगे। खुदा के लिए ये सियासतबाजी छोड़ दें और इमरान खान को अल्लाह हदायत दे। दुआ गू हूँ मैं उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको हदायत दे। इस वक्त वो अपोजिशन से ना लड़े, सिर्फ कोरोना वायरस से लड़े। कोरोना वायरस से लड़ेंगे अपोजिशन के साथ मिलके तो इंशाल्लाह ताला ये बीमारी काफ़ी मदद मिलेगी हमें इस बीमारी से निपटने के लिए। देखें, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो इस रज़ाकार फोर्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उसकी मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। नंबर एक तो हमारे पास वक्त ही नहीं है। किसी भी फोर्स को तरतीब देना, उसको हिदायत जारी करना, उसको इकट्ठा करना, उसका एक अमूमी सा, वाजबी सा, कमज़ोर सा और हल्का सा ढांचा खड़ा करना और उसको एक सारे मुल्क में फैला देना या पंजाब जैसे बड़े सूबे में या मरकज़ में फैला देना या केपी में फैला देना, इतना वक्त नहीं है। वायरस इंतज़ार नहीं करेगा। तो जब तक ये फोर्स काबिल अमल होगी या इसको बुरुएकार लाया जा सकता होगा, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा। दूसरी बात, अनट्रेंड बच्चों को आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बाहर एक्सपोजर दे रहे हैं जब आप सारे लोगों को कह रहे हैं कि घर वापस जाएं। इटली की मिसाल आपके सामने है। वहाँ पर जो बुज़ुर्गों के अंदर जो हाईएस्ट डेथ रेट है वो इस वजह से फैला कि उनके बच्चों के साथ जो उनका ख़ास मेल मिलाप का तरीका है वो बढ़ गया था। तो ये बच्चे जब बाहर जाएंगे, एक्सपोजर उनका होगा, फिर वापस आएंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या ख़तरात वो अपने साथ लेके आएंगे। और तीसरी बात यह कि ये इसकी कोई, जिस तरह आपने फरमाया, कोई शफाफियत नहीं होगी। किसी को कुछ पता नहीं होगा कि कौन क्या काम कर रहा है। बहुत बेहतर होता कि आप जो मुकामी इदारे हैं, जो यूनियन काउंसिल तक और वार्ड और मोहल्ले तक जिनकी रसाई है, उनको आप रिवाइव कर देते। पंजाब में आपने उनको डिज़ोल्व किया, वो उनको रिवाइव कर देते। काउंसलर्स मौजूद हैं, बंदे आइडेंटिफाइड हैं, हर एक वार्ड जो है वो आपके नज़र में है, तो उनके ज़रिए आप ऑपरेट करें। उनके ऊपर आप कि सियासी तौर पर माल आगे पीछे ना हो या कि लड़ाइयाँ ना हो, उसको आप सुपरवाइज कर सकते हैं। लेकिन वो काम हमने करना नहीं है। हमने आम लोगों के, आपके और हमारे बच्चे जो हैं, उनको एक खाम खा के एक सियासी स्टंट के लिए आपने उनको बाहर निकाल देना है और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कितने बड़े मसाइल जन्म लेंगे। तो मैं आपसे इस हद तक बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जो मौजूदा निज़ाम है उसके तहत हमें काम करना है। और उस निज़ाम का जो नीचे वाला टियर है, जो लोकल बॉडीज़ का है, जो आपके सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं उसको मुफस्सल अंदाज से मैं बता रहा हूँ, तो इस वजह से ये उसमें इजाफा कर दूँ, उसको आपको रिवाइव करने की ज़रूरत है। उसके ज़रिए आपने ये तमाम काम करने हैं, नई फोर्स के ज़रिए नहीं होंगे। खाम खा की ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया जा रहा है।
तलत साहब, मैं सईद बात कर रहा हूँ कतर से। आजकल मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं कोरोना वायरस के मुतालिक। चीन जो है वो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहा है और अमेरिका चीन पर कि ये वायरस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। आपकी राय इस पे दरकार है। अगर वाकई ये क्रिएट हुआ है तो ये तो इट्स द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। देखिए, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ के अंदर नहीं जाता हूँ। मूवीज़ के हवाले भी हैं और फिर मैंने अमेरिका की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनके राइट विंग मीडिया की तरफ से, उसको भी मैंने देखा है। जो चीन की तरफ से इल्ज़ाम हैं उसको भी देखा है। जो साइंसी तहकीक लोग बसा औकात काट छांट कर पेश करते हैं उसको भी मैंने देखा है। इस वायरस के स्प्रेड में हैरान कुन बातें तो यकीनन हैं। एक तो जो इसकी नौइयत है, बिल्कुल नया वायरस है। इसकी जो पोटेंसी है, जो इसका मौसर जो उसका असर है, जो इसके नतायज हैं, बड़े भयानक है और गैर मामूली हैं। और ये जो लोग कहते हैं जी आम फ्लू है, एग्रीवेटेड फ्लू, ये बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को हुआ है, जिन्होंने पोस्ट किए हैं, अगर आप उनकी पोस्ट पढ़े तो आपको पता चलेगा ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। ये आपके फेफड़े और आपका सीना और आपका जिस्म जो है ये शदीद तरीन इम्तिहान में डालता है। और ऐसी खांसी ना देखी ना सुनी और इस किस्म का दर्द ना देखा ना सुना। तो ये गैर मामूली किस्म का वायरस है। तो ये पुराना वायरस जो है म्यूटेट होकर इन्हें तब्दील होकर सामने आया या इसको मॉडिफाई किया गया है एक बायोलॉजिकल वारफेयर के तहत। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर शायद छुपेगी नहीं, क्योंकि जिसने किया है उसके मुखालिफिन इतने तगड़े होंगे कि वो इसको रुकने नहीं देंगे। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये साजिश थी या वैसे ही हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल कोरोना की वजह से मुल्क में हालात ख़राब हैं, पूरी दुनिया में हालात ख़राब हैं। तो जिसी तरह हमारे मुल्क में कोई मुसीबत आती है तो फ़ौरन हमारी हुकूमत फ़कीरों की तरह मांगना क्यों शुरू कर देती है, अपनों से भी और गैरों से भी, कि हमने जो फ़ंड कायम कर दिया इसमें चंदा दें, पाकिस्तानी चंदा दें, ये करें वो करें। तो जितना फ़ंड इन्हें ये इकट्ठा होगा या जितना इन्हें चाहिए उतना तो ये 23 मार्च और 14 अगस्त पे ये उड़ा देते हैं। और वैसे भी ये हुकूमत ने तो एक साल में गालबन 8-10 अरब रुपया तो इन्होंने ले लिया कर्जा। तो वो 500 या 1000 अरब और ले लेंगे, अगर अवाम पे लगा देंगे तो उतारना तो अल्टीमेटली अवाम नहीं है ना। तो ये क्यों नहीं करते, ये मांगने तांगने में क्यों आ जाते हैं? ये क्या साबित करना चाहते हैं कि अवाम पे जो पैसे लगाएंगे वो अवाम से ही मांग के लगाएंगे? देखिए, मैं खुद ये समझने से कासिर हूँ कि अभी पाकिस्तान के अंदर 150 केसेस सामने नहीं आए थे तो कर्जे माफ़ होने की बात करना शुरू कर दिया और हमें पैसे दो का मामला शुरू हो गया। देखिए, जब आपने हुकूमत और रियासत के मामलात को तवील मुद्दत से डंग टपाओ स्ट्रेटजी के तहत चलाया हो तो फिर आखिर में आके आपके पास कोई फाइनेंशियल डेप्थ नहीं होती कि आप उसके ऊपर तकिया कर सकें। फिर आपको जो सारी ज़िंदगी आपने किया है, जो सारी ज़िंदगी आपने देखा है, आप बस वही करते हैं कि फ़ौरन आप हाथ फैला देते हैं। अंदरूनी तौर पे हम वसाइल वैसे रेज़ कर सकते थे। मेरा मानना है कि अगर डैम फंड के ऊपर लोगों को डैम फूल ना बनाया गया होता तो आज लोग बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत संजीदगी के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ हुकूमत की अगर अपील उनकी तरफ से जाती तो उसके ऊपर वो लबैक कह रहे होते। लेकिन साकिब निसार, उनकी टीम और उनके गिर्द जो लोग थे, उन्होंने डैम फंड के नाम के ऊपर जो लोगों के साथ किया, किसी का कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई धेला देने को तैयार नहीं। लेकिन इस आदत को यकीनन तब्दील करने की ज़रूरत है। बड़ी बात तो ये है कि क्या आप बहरान से कोई सबक हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। ये पहली मरतबा दुनिया के अंदर हुआ है कि जब डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ सिस्टम जो है वो आपके तमाम दिफाई निज़ाम के ऊपर हावी हो गया। लोगों को एकदम समझ आ गई है कि जी जंगी बेड़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो है आपके मास्क हैं, आपकी स्टार वॉर्स की टेक्नोलॉजी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपके रेस्पिरेटर्स हैं। आप ने जो जहाज़ ख़रीदे हुए हैं या जो टैंक हैं और जो तोपें हैं और जो गोले हैं और जो मिज़ाइल हैं और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये तहकीक करना है कि इस किस्म की बीमारियों का तोड़ कैसे किया जाए। अब मुल्क महफूज होने की बात नहीं की जाती, घरों को महफूज करने की बात की जाती है। तो हमने ये सबक सीखना ही नहीं सीखना। अगर हमने सबक नहीं सीखा तो एक बहरान और दूसरा बहरान तो आते रहेंगे, ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें हिलाते रहेंगे और हर मरतबा हम जो है हाथ फैलाते रहेंगे। लेकिन बाज़ हुकूमतें होती हैं, उनका ख़ास अंदाज़ होता है। अब ज़ाहिर है इमरान खान ने
जो हस्ताल जो है वो चंदे के ज़रिए बनाया, तो उनका ख्याल है कि मुल्क जो है वो चंदे से चलाया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब भी ये कहते होते थे, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, लोगों से पैसे लेते होते थे, सैलाब फंड, फिर अर्थक्वेक फंड वगैरह वगैरह। तो लोगों से इतनी मरतबा आपने पैसा मांग लिया और लोगों को ट्रस्ट ज़ीरो है, क्योंकि उनको रिटर्न नज़र नहीं आता, लिहाजा अंदरूनी तौर पर तो आप फंड जनरेट कर नहीं सकते। तो आपको माशी पॉलिसियाँ जो है नए पहलुओं पर इस्तेमाल करनी होगी। आपको जुडिशियस यूज़ ऑफ फंड्स जो है, मुनसिफाना और अक्लमंदाना यूज़ ऑफ फंड्स जो है वो आपको करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो इस किस्म के बहरान कीमा बना के रख देंगे। आप करते रहें, अंदरूनी तौर पर आप नारे बुलंद करते रहें और जो मर्जी आप बातें करते रहें, लेकिन कोई दुनिया उस पर तवज्जो नहीं देगी और ना ही आने वाले बहरान जो हैं वो रुक पाएंगे। तवज्जो दुनिया इस वजह से नहीं देगी, इस बहरान में आपने देख लिया दुनिया को खुद अपनी मुसीबत पड़ी, जिससे आपने मांगना है उसके पास अपने फंड्स नहीं हैं और तरजीहात उन्होंने मुकर्रर कर दी हैं। तो ख़ास हद तक तबाही होगी तो फिर वो आपको वो फंड्स रिलीज़ करेंगे। जो वर्ल्ड बैंक और IMF और ADB की तरफ से आया, बहुत सारे फंड्स जो हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इस्तेमाल नहीं हो रहे थे सही तरीके से, उनको मॉडिफाई किया गया। और दूसरा, IMF को पता है कि अगर हमने मदद नहीं की तो हमने जो अपना प्रोग्राम जो है, जो हमने इन्वेस्ट किया, वो जो हमने इनसे पुराने कर्जे वापस लेने वो हम नहीं ले पाएंगे, तो वो इस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज दुनिया जो है ना वो एक कंपैशन और डोनेशन फटीक के अंदर चली गई और पाकिस्तान के अवाम भी डोनेशन फटीक के अंदर चले गए। तो रियासत और हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि मांग तांग कर कब तक गुजारा करेंगे। ऐसा नहीं रियासतें और हुकूमतें चलती। लेकिन मुझे खदशा ये है कि कोरोना वायरस के ख़त्म होते ही पुरानी आदतें दोबारा वापस आ जाएंगी। तलत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमें बता रहे हैं कि वो मिड जनवरी से तफ्तान बॉर्डर को ज़ाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी ज़ाती मॉनिटरिंग के बावजूद ज़ायरीन ईरान से आए और वायरस कैरियर बन के पूरे मुल्क में फैल गए। तो मेरे दो सवाल हैं, अगर वज़ीर-ए-आज़म इस सारी सूरत हाल को ख़ुद मॉनिटर ना करते तो हमारा क्या बनता इस मुल्क का? और दूसरा मेरा सवाल ये है, क्या इनकम्पिटेंट हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन के बारे में भी कानून में कोई सज़ा मौजूद है? ये यकीनन एहतसाब होता है, इनकॉम्पिटेंस का एहतसाब होता है, तभी कमीशन बनते हैं और हुकूमतों की नाअहलियाँ जो हैं या मिनिस्टर्स की नाअहलियाँ जो हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन वो उन माशरों में होती है जहाँ पर एहतसाब का तसव्वुर है वो नायब चेयरमैन के तसव्वुर के बिल्कुल मुतसादम खड़ा आपको नज़र आता है, जहाँ पर लोग जो हैं वो सियासी तौर पर अनोखे लाडले बनकर एहतसाब से बचते नहीं हैं, जहाँ पर निज़ाम के अंदर अज खुद एहतसाब करने की सलाहियत मौजूद होती है। रूल्स जो हैं वो बिल्कुल रुई की गुड़िया नहीं होती जिसको आप जिस तरफ चाहें आप उसका सर मोड़ दें और बाजू उसका तोड़ दें, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इनकॉम्पिटेंस इन पावर, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जो है और लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना इन दी एक्सरसाइज ऑफ पावर बहुत बड़ी गलती, भयानक गलती तस्वर की जाती है, जिसका एहतसाब होता है। यहाँ पर नहीं होगा। ऑलरेडी हमें बताया जा रहा है कि जी वो देखें जी वो जगह ऐसी थी ताफ्तान की, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर उजाड़ है। बिन टू ताफ्तान, आई नो कि बिल्कुल उजाड़ है। बुनियादी बात ये नहीं है कि उजाड़ है, बुनियादी बात ये है कि जब वो लोग अंदर आ रहे थे तो आपने वहाँ पर जो निज़ाम बनाया, जैसा टूटा फूटा बनाया, उजाड़ में बना दिया ना, उस निज़ाम को आपने सुपरवाइज किस तरीके से किया, असल इशू ये है। और मैं दोबारा दोहराऊंगा, इसमें ना ज़ायरीन का कसूर है, ना ज़ायरीन पर अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो वैसे ही है जिस तरह आप कहें जी कतर से जो फ्लाइट है उसके ऊपर 6 बंदे जो हैं वो उनको इन्फेक्शन हुई है तो लिहाजा वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, लोगों को क्या पता कोई किसी ने जानबूझ के इन्फेक्शन तो नहीं ली होगी। ये तो रियासतों का काम है, हुकूमतों का काम है कि बॉर्डर के ऊपर से आने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग सही तरीके से करें। तो इस वजह से उसका एहतसाब होना चाहिए। अब वो ये कहते हैं जी कि मैं इतने अरसे से मॉनिटर कर रहा हूँ। कौन सा मॉनिटर कर रहा हूँ? मैंने STH के अंदर आपको दिखाया तो है, वो हर चीज़ जो करते हैं या जो नहीं भी करते उसके पर भी ट्वीट कर देते हैं। तो उनके ट्वीट्स के अंदर से आपको पता चल जाएगा कि उनकी तवज्जो किन चीज़ों के ऊपर थी। जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, मिड मार्च में जाके कहीं उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट भी उनसे करवाया गया। कम से कम तसव्वुर यही। तो अगर ना सुपरवाइज करते और इदारे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते तो शायद नताइज बेहतर नहीं करते। लेकिन ये बहुत बड़ा घामड़पन हुआ है जिसके नताइज हमें भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन अराइवल्स हैं कोरोना के पाकिस्तान में, उसमें से बहुत सारे जो है अफगान बॉर्डर के ज़रिए ही आए हैं। तो बड़ा इशू तो है। तलत साहब, पूरी कौम मुंतज़िर है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब कितने करोड़ों का या अरबों रुपए का अतिया कौम को देगा। अलवी साहब कितना अतिया देगा, हमारे बाजवा साहब देंगे, हमारे जो
वफाकी वज़रा हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मशीर हैं, वो कितने करोड़ों और अरबों रुपए इस हवाम पर खर्च करेंगे और टीवी पर आग पर ऐलान करेंगे। इससे मुश्किल वक़्त और कुछ नहीं है। हम कौम बैसीत कौम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि रियासत मदीना वाले इस वक्त क्या कर रहे हैं। आई थिंक शायद बाज़ इदारों की तरफ से फ़ौज समेत तनख्वाहों के कुछ हिस्से और कुछ तनख्वाहें डोनेट करने की भी बात हुई है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपका सवाल किस तरफ जा रहा है। वो ये कि जब आप लोगों से हमेशा मांगते हैं तो फिर आप अपने वसाइल में से क्या हिस्सा डालते हैं, और वसाइल वो नहीं है जो रियासत से वैसे ले रहे हैं, वसाइल वो हैं जो आपने खुद इकट्ठे किए हुए हैं और आपके ख्याल के मुताबिक वो आपके हैं, उसमें से आप कितना हिस्सा डालते हैं। मेरे ख्याल में इससे कहीं बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए ना कि वो जो उमरा जो गंदम के ऊपर जो कंसेशंस लेते हैं, जो चीनी के माफियाज के मरकज़ी किरदार हैं, जिन्होंने ज़रात के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने तमाम तर डिस्क्वालिफिकेशंस के बावजूद जो है वो मुल्क चलाते हैं, जिनके बड़े बड़े अरबों खरबों के जिनके घर हैं, इनके घरों में एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, उन्होंने कितने डोनेशंस दिए? इर्द गिर्द बहुत लोग बैठे हुए हैं ना, उन्होंने कितने डोनेशंस दिए हैं? वो किधर गए हैं? जुल्फी बुखारी और वो जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर बड़े अमीर कबीर है, और वो अनिल मुसरत भी एक लंदन में बैठे, वो किधर हैं लोग? वो नज़र नहीं आ रहे। और इस तरह के बेशुमार ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना आपको लेक्चर देते होते थे या बताते थे कि वो कितना मुल्क के लिए उनकी जो है वो रूह तड़पती रहती है। वो किधर हैं वो लोग? आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। साकिब निसार साहब किधर हैं? एक्स चीफ जस्टिस खोसा साहब किधर हैं? और वो जस्टिस सईद साहब जो रिटायर हो गए थे वो किधर हैं? ये किधर हैं ये सारे लोग? और क्यों लीड नहीं कर रहे हैं? ये बड़े सवाल है ना। ये सवाल इस वजह से नहीं उठाए जा रहे कि हमें लोगों को पॉइंट आउट ये करना है कि कौन कितना कमज़ोर है और कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना ईमान वाला और कौन कितना बेईमान है। इस वजह से पॉइंट आउट किए जा रहे हैं कि लोगों ने खुद कमिट किया हुआ था कि हम ये करेंगे इस मुल्क के लिए, और कोई पैरा दे रहा था और कोई जान कुर्बान कर रहा था और क्या। और अब आखिर में आके बात कहाँ पर खड़ी होगी कि लोगों से बच्चे मांग रहे हैं ताकि वॉलंटियर फोर्स का हिस्सा बनाएं और वो बाहर जाके खाना पहुँचाएं। ये तो औकात है। अगर औकात इतनी है तो फिर नारे क्यों लगाते हैं? डोनेशंस अगर आप हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा कर सकते हैं तो जाए ना, इस बीमारी के खिलाफ भी डोनेशन इकट्ठा करें। लोग देंगे आपको, आपका ख्याल है कि आपको लोग देते हैं? वो नहीं होगा, क्योंकि ये एक ज़ात के गिर्द घूमने वाला निज़ाम है, और जब तक ज़ात महफूज मुतसव्वर होती है, उसका फ़ायदा होता है, तब तक ये निज़ाम चलाते हैं, वरना उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे अभी छोड़ा हो।